बच्चों आज हमारा जो सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा वो सुपर फास्ट रिवीजन चलेगा डी ब्लॉक एफ ब्लॉक पे, जो आपको ग्रुप में मैसेज भी गया होगा। ठीक है, और डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बहुत आसानी से बच्चों को याद नहीं हो पाता है, समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं बहुत ही प्यारी प्यारी ट्रिक्स बताऊंगा। उन ट्रिक्स की हेल्प से आपके एक्सेप्शनल क्वेश्चंस जो हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे और सीधे सीधे जो है वो भी सॉल्व हो जाएंगे। तो आप लोग कॉपी में हेडिंग लिख सकते हैं, सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ डी एंड एफ ब्लॉक। सुपर फास्ट रिवीजन ऑफ द डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। आप लोग अपना सारा का सारा ध्यान मेरी तरफ ही रखना, तभी चीजें समझ में आएंगी। दूसरी चीज, क्लास के बाद हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोचें कि अरे सर ने तो एकदम उड़ा दिया, तो ये आपको नहीं सोचना है कि सर ने उड़ा दिया। क्यों ऐसा नहीं सोचना है? क्योंकि शुरू में ही लिखा है सुपर फास्ट रिवीजन। पहले तो रिवीजन ही अपने आप में सुपर फास्ट होता है, और रिवीजन में और सुपर फास्ट लगा दिया मतलब एकदम सुपर का भी सुपर फास्ट हो गया, है ना। तो एकदम जल्दी जल्दी रिवाइज करना, और ये सोच के मैं पढ़ा रहा हूं कि आप सारे लोग जो हैं वो इस चैप्टर को पहले पढ़ चुके होंगे। नहीं भी पढ़ चुके होंगे तब भी जल्दी जल्दी इसको रिवाइज करते हैं, और बाकी आप अपनी एनसीईआरटी से या जो पहले नोट्स बनाए हैं उससे इसको पढ़ना समझ में आएगा। ठीक, डिटेल में पढ़ने के लिए 2024 की आप तैयारी करें और रेगुलर बैच में आए, और हाँ उसके लिए बढ़िया फीस भी जमा करें ताकि कोचिंग के खर्चे भी निकल पाए। ठीक बच्चों, तो शुरू कर लेते हैं। देखो डी ब्लॉक, बस अब बातें बंद एकदम। मैं भी अपनी फॉर्म में पूरी तरह से आ रहा हूं, और आप लोग भी एकदम कॉपी पेन निकाल के बैठे रहिए, जो नोट करना हो फटाफट नोट करते रहना। ओके, इसको अब मैं हटा देता हूं जरा यहां से। ठीक, तो बच्चों तो डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में सबसे पहले तो आपको डी ब्लॉक ही पता होना चाहिए कि डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। ठीक, तो डी ब्लॉक में सबसे पहले तो ग्रुप कौन कौन से होते हैं वो हम लोग सीखेंगे। तो इसमें एक होता है ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, ग्रुप 6, ग्रुप 7, ग्रुप 8, ग्रुप 9, ग्रुप 10, ग्रुप 11 एंड ग्रुप 12। ये होते हैं ग्रुप। इनमें एलिमेंट्स कौन कौन से आते हैं? यहाँ पे आते हैं SCY LAAC, यहाँ आते हैं TI ZR HF RF, यहाँ आते हैं VNB TADB, यहाँ आते हैं CR MOW SG, यहाँ आते हैं MNTC REBH, यहाँ आते हैं FERU RU OS HS, यहाँ पे आते हैं CORH IR MT, यहाँ पे आते हैं NI PD PT DS, यहाँ पे आते हैं कॉपर सिल्वर गोल्ड RG, और यहाँ पे आते हैं जिंक कैडमियम मरकरी, और उसके बाद CN। ये सब बाद में डिस्कवर हुए हैं, इनके IUPAC नेम भी होते हैं जो आप UUN UUB वगैरह वगैरह जो लिखते हो। तो ये होता है बच्चों डी ब्लॉक। अब इस डी ब्लॉक में कौन सा पीरियड क्या है? तो देखो जो पहली लाइन है इसको बोला जाता है बच्चों पीरियड 4, इसके नीचे वाली जो लाइन है इसको बोला जाता है पीरियड 5, पीरियड 6 एंड पीरियड 7। ये तो मैंने आपको बता दिया पीरियड। अब इसमें आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है बच्चों। जो पहली वाली लाइन है लेफ्ट टू राइट, इसको बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। इसके बाद जो दूसरी वाली लाइन है इसको कहा जाता है सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, जो तीसरी लाइन है इसको कहा जाता है थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, और इसके बाद वाली जो लाइन है इसको कहा जाता है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज। तो डी ब्लॉक में 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। इन्हीं ट्रांजिशन सीरीज के बच्चों कुछ दूसरे नाम भी होते हैं। जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है इसी को 3D सीरीज भी कहा जाता है, सेकेंड को 4D सीरीज भी कहते हैं, इसको 5D सीरीज भी बोलते हैं, और इसको 6D सीरीज भी बोलते हैं।
ऐसा बोलते क्यों हैं? क्योंकि जो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है यानी कि SCTIV CR MN FE CU NI CU ZN, इन लोगों में सबसे लास्ट में इलेक्ट्रॉन 3D में जाता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो इन लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D पर जाकर खत्म होगा, इन सारे लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 4D पर खत्म होता है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 जब लिखते जाओगे 5D पे खत्म होगा, और इन लोगों का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 6D पर जाकर खत्म होता है। तो इस तरह से ये 4 ट्रांजिशन सीरीज होती हैं। बच्चों अब आपको इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने हैं। तो देखो जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, सामान्य जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो डी ब्लॉक का है वो n-1d 1 से लेके 10 तक कुछ भी हो सकता है, और ns 1 और 2 होता है। हालांकि इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी हैं जो कि मैं आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनते रहना, पूरी एनसीईआरटी की एक एक लाइन मेरे मुंह से आप सुनेंगे, एक एक लाइन सुनेंगे। बस लिखवा नहीं रहा हूं क्योंकि अगर ये लिखवाना शुरू करूंगा तो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक ऐसा चैप्टर है 2-2 घंटे की कम से कम 6-7 क्लास चाहिए होती है तब ये चैप्टर हो पाता है। ठीक, तो बच्चों ये हो गया इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन इसमें बहुत सारे एक्सेप्शंस भी होते हैं। अब जो एक्सेप्शंस हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उन पे जरा ध्यान दो। एक्सेप्शंस को मैं अलग कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। इनमें जो एक्सेप्शन है वो होता है बच्चों क्रोमियम, एक्सेप्शन होता है कॉपर, एक्सेप्शन होता है Nb, MO, TC, Ru, RH, PD, Ag, PT, Au और उसके बाद यहां पे नीचे Rg। तो इतने होते हैं एक्सेप्शंस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, जिनपे मैंने गोले लगाए हैं ये एक्सेप्शन है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के। एक्सेप्शन क्या है उसके लिए आपको सबसे पहले इनके पता होने चाहिए एटॉमिक नंबर। बच्चों जो क्रोमियम है, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24, कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है 29। अब आपको अगर एक्सेप्शन लिखना है तो पहले इनके एटॉमिक नंबर पता होने चाहिए। Nb, इसका एटॉमिक नंबर होता है 41, इसका होता है 42, इसका होता है 43, इसका होता है 44, इसका होता है 45, इसका होता है 46, इसका होता है 47, इसका होता है 78, इसका होता है 79 और इसका होता है 111। तो इतने जो एटॉमिक नंबर मैंने लिखे हैं ये एक्सेप्शन होते हैं, मतलब 24, 29, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 78, 79 एंड 111 ये हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो वाले जिनमें एक्सेप्शन है। बच्चों एक्सेप्शन ये है कि इन लोगों में आपको क्या करना है, इन लोगों में जो पीडी है, पीडी में जो सबसे लास्ट में एस आएगा, जब आप 1s2 2s2 2p6 ऐसे लिखोगे तो पीडी में जो सबसे लास्ट में जो एस आएगा उस एस में आपको लिखने हैं 0 इलेक्ट्रॉन। एक्सेप्शन ध्यान से समझ लेना, पीडी में सबसे लास्ट वाले एस में लिखे जाते हैं 0 इलेक्ट्रॉन, जबकि पीडी के अलावा बाकी जितने हैं जिनपे मैंने गोले लगाए हैं, ये एक्सेप्शन की बात बता रहा हूं, बाकी लोगों में जो सबसे लास्ट में एस आए उसमें लिखा जाता है 1 इलेक्ट्रॉन। अगर इतनी बात आपने याद रखी तो कोई भी एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। तो मैं जरा यहीं पे इनके एक्सेप्शन बताए दे रहा हूं, लिखे दे रहा हूं किसमें क्या आता है। देखो बच्चों, जैसे एक था क्रोमियम, तो जो क्रोमियम है इसका एटॉमिक नंबर होता है 24। जब आप ये पूरा लिखोगे तो लिखते लिखते जो क्रोमियम है ये लास्ट में आएगा 4s2, सॉरी क्रोमियम लास्ट में आएगा 4s1 3d5, इस तरह से आता है। नॉर्मली जब आप लिखोगे तो 4s2 आना चाहिए, लेकिन 4s2 नहीं, इसमें 4s1 आता है। इसके बाद अगला एक्सेप्शन था कॉपर, कॉपर 29। ये जब आप पूरा लिखोगे तो ये लास्ट में ध्यान रखना ये आता है 4s1 3d10, इसमें s1, इसमें s1। केवल पीडी में याद रखना जो लास्ट वाला s होगा उसमें आएगा 0, बाकी सब में s में 2 की जगह पर 1 इलेक्ट्रॉन लिख दिया जाता है। अब जरा देखो कौन सा आया, अब आया Nb। देखो क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, अब आया Nb। तो जो Nb है एटॉमिक नंबर है इसका 41, और इसको जब बच्चों लिखोगे तो ये लास्ट में आता है 5s1
4d4 इस तरह से 5s2 नहीं होता, इसमें 5s1 होता है। इसके बाद अगला है MO42, तो इसका जब आप लिखोगे तो ये लास्ट में आ जाता है 5s1 4d5। इसके बाद अगला है TC43, ये आएगा लास्ट में इस तरह से 5s1 4d6। बहुत से बच्चे ऐसा समझते हैं कि जिनमें D5 या D10 हो जाता है उन्हीं में S में 1 लिखा जाता है। ऐसा नहीं है। D5 D10 वाले जो क्रोमियम एंड कॉपर हैं, ये क्रोमियम एंड कॉपर आपने इतने ज्यादा पढ़े हुए हैं कि आपको ऐसा लगता है कि केवल S1 उनमें करते हैं जिनमें या तो कंप्लीटली हाफ फिल्ड हो जाए या कंप्लीटली फुल फिल्ड हो जाए। कंप्लीटली हाफ फिल्ड फुल फिल्ड में तो करते ही हैं। उनके अलावा और भी लोग हैं जिनमें ना तो D5 होता है ना D10 होता है, इसके बावजूद भी S में 1 इलेक्ट्रॉन लिखा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखने। इसी तरह से सब में करना है, बस S में 1 करना है। केवल आपको PD वाला एक अलग से ध्यान रखना है। PD जिसका एटॉमिक नंबर होता है 46, और ये जब आप लास्ट में लिखोगे तो इसमें 5s0 4d10 लिखा जाता है। सबको लिखने की कतई जरूरत नहीं है, आप केवल इतना ध्यान रखो जब पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो पीडी वाले में आपको ध्यान रखना है जो भी सबसे लास्ट में एस आ रहा हो उसमें 0 इलेक्ट्रॉन करना। बाकी लोग जिन पे मैंने गोले लगाए हैं एक्सेप्शन में, उनमें जो सबसे लास्ट में एस आ रहा हो, अगर लास्ट में 4s आ रहा तो 4s में, 5s आ रहा तो 5s में, 6s आ रहा तो 6s में, जो भी सबसे लास्ट में एस हो उसमें 1 इलेक्ट्रॉन लिखना। लेकिन पीडी के केस में 0 इलेक्ट्रॉन लिखना। एक्सेप्शनल केस भी आपको समझ में आ गए होंगे। इसके बाद बच्चों एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो ग्रुप 12 वाले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, जो ग्रुप 12 वाले लोग होते हैं, जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड सीएन, इन लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता। तो जिंक, कैडमियम, मरकरी एंड सीएन इनको ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहते। फिर ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन क्या हुई? अरे डी ब्लॉक के लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट बोला जाता है। ध्यान से सुनो, ट्रांजिशन एलिमेंट उनको कहा जाता है जिनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में D1 से लेकर D9 तक आता हो, या तो एटम में D1 से D9 तक आता हो या एटम के आयन में D1 से D9 तक आता हो। ऐसे लोगों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर ऐसा हो जाए कि एटम में भी D10 है और एटम के आयन में भी D10 है तो ऐसे लोगों को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहा जाता है। यह बात चाहो तो जल्दी से कॉन्सेप्ट लिख सकते हो कि अगर एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी D10 आया एंड इसके जो पॉपुलर आयन है उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी D10 आया तो ऐसी कंडीशन में हम ऐसे एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलेंगे। एटम में भी D10, उसके आयन में भी D10, तो हमें ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बोलना है। जरा इस बात को समझने के लिए नेक्स्ट पेज पे बच्चों आते हैं, फिर इसको समझते हैं। देखो, जैसे मान लो आयरन का हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो आयरन एटॉमिक नंबर 26 से आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। मैंने कहा अगर D1 से लेकर D9 तक आ गया है तो हम उसको ट्रांजिशन एलिमेंट बोलेंगे। इसमें देखो D1 से D9 के बीच का कुछ भी आ जाए, D6 आया है, इसका मतलब जो आयरन है वो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक, अगला देखो जरा, कॉपर एटॉमिक नंबर 29 से आता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। अरे कॉपर अभी अभी बताया था एक्सेप्शन होता है, कॉपर के केस में 4s1 3d10 कर देते हैं। ठीक, तो ये हो गया 4s1 3d10। बच्चों जरा ध्यान दो, अरे सर यहां तो देखो D10 आ गया। अगर D10 आ गया फिर तो हम कहेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। भैया केवल इसी में नहीं, आयन में भी देखना है। अगर एटम में भी D10 हो, उसके आयन में भी D10 हो तो हम बोलेंगे कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। जरा देखो इसका आयन कॉपर Cu+2 खूब पाया जाता है, और जब आप Cu+2 बनाओगे तो क्या होगा?
एक इलेक्ट्रॉन, पहला इलेक्ट्रॉन +2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और जब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो पहला इलेक्ट्रॉन निकलेगा 4s से, 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो बचा यहां पे 4s0 और एक और निकालना है, क्योंकि +2 का मतलब हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। ये बचा 3d9। अरे वाह भाई, d9 मिल गया। इसका मतलब ये ट्रांजिशन एलिमेंट है। मैंने कहा अगर एटम में भी d10 होता और एटम के आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी d10 होता तो हम बोलेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। इस बात को और बेहतर समझने के लिए जल्दी से जरा हम यहीं पर जिंक का एग्जांपल लेते हैं। ये तो हो गया कॉपर। अब देखो बच्चों, जिंक एटॉमिक नंबर होता है 30 से आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 एंड 3d10। देखो जिंक के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आ गया d10। अब जिंक का आयन बनाओ। जिंक का आयन होता है Zn+2, और जब Zn+2 बनाओगे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब लिखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब पहले इलेक्ट्रॉन 4s से निकलता है, इतना ध्यान रखना, d से ना निकाल देना, पहले 4s से निकलेगा। तो बचा 4s0, अरे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए +2 की वजह से, 4s0 3d10। बच्चों जरा ध्यान दो, एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आया d10, इस एटम के आयन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी आया d10। इसका मतलब जो जिंक है ये ट्रांजिशन एलिमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? तो जो मैंने यहां पे बोला था कि ट्रांजिशन एलिमेंट इनको नहीं कहा जाता, किनको? ग्रुप 12 वालों को, Zn, Cd, Hg एंड Cn। इसलिए नहीं कहा जाता क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में भी इनमें d10 आता है, आयन वाली कंडीशन में भी इनमें d10 आता है, और जिनमें न्यूट्रल में भी d10, आयन में भी d10, वो लोग ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते। ध्यान देने वाली बात सुनो, जिंक, कैडमियम, मरकरी और ये Cn, ये ट्रांजिशन सीरीज में तो शामिल किए जाते हैं लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में शामिल नहीं किए जाते हैं। जैसे पूछा जाए फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज कहां से कहां तक है, आप बोलेंगे Sc से लेकर Zn तक है, लेकिन Zn को ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं बताना है। एकदम क्लियर? तो बच्चों इसके बाद जल्दी से अगली बात समझते हैं। देखो अब हम आएंगे जरा इन लोगों के कलर के ऊपर कि कौन कलर्ड है और कौन कलरलेस है। कलर्ड एंड कलरलेस। अभी तक मैंने जितना रिवाइज कराया इतनी बात तो समझ में आ गई सबको। कलर्ड एंड कलरलेस कैसे पहचानोगे? तो इसके लिए आपको आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना पड़ेगा, और जब आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, आयन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 से लेकर D9 तक कुछ भी हो तो बच्चों ऐसे लोगों को बताएंगे कलर्ड, साथ ही साथ ऐसे लोगों को बताएंगे पैरामैग्नेटिक। लेकिन अगर जो आयन है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D0 हो या फिर D10 हो, D0 D10 में से कोई भी, ऐसे लोगों को बच्चों बताते हैं कलरलेस एंड इनको बोला जाता है डायामैग्नेटिक। बात समझ में आ गई सबको? जैसे जल्दी से जरा यहां पे एग्जांपल देखते हैं फटाफट। देखो ये बात आपको इतनी ध्यान रखनी थी। अब जरा इसका एग्जांपल देखो। सपोज करो आपको दिया गया है Fe+2, आपको पता करना है Fe+2 कलर्ड होगा या कलरलेस होगा, तो Fe+2 पता करना है। तो इसके लिए बच्चों पहले हमें Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। तो Fe एटॉमिक नंबर होता है 26 से आया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d6। ठीक, अब हमें बनाना है Fe+2। +2 का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। पहले कहां से निकलेगा? 4s से। ये बचा 4s0 3d6। 4s से मतलब नहीं, हमें 3d से मतलब है। d में कितने आ रहे हैं? 6। अगर d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8 या d9 कुछ भी होता, ऐसे लोग होते हैं कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक। आंसर हो गया जो Fe+2 है ये कलर्ड भी होगा एंड पैरामैग्नेटिक भी होगा।
अरे समझ गए। जरा दूसरा एग्जांपल देखो। मान लो बच्चों आपसे पूछा जाता कि Zn+2 बताओ कैसा होगा, तो Zn+2 पहले जिंक एटॉमिक नंबर होता 30, 30 से जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 4s2 3d 10 आएगा। Zn+2 बनाओगे तो ये बचेगा 4s0 3d 10। इसमें देखो आया D10, और जिन लोगों में D0 आ जाए या D10 आ जाए वो क्या होते हैं, कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। इसका मतलब आंसर हो गया कि जो Zn+2 है वो D10 की वजह से कलरलेस होगा एंड डायामैग्नेटिक होगा। एकदम क्लियर। जल्दी से बच्चों अगला एग्जांपल देखो। यहीं पे अगला एग्जांपल, मान लो आपको दिया जाता Ti+4, पता करना Ti+4 के बारे में। तो Ti+4, Ti का एटॉमिक नंबर होता है 22, 22 से आता है 4s2 3d2। और जब आप बनाओगे Ti+4 यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 4s वाले भी 2 निकलेंगे, 3d वाले भी 2 निकलेंगे। इसमें बचा D0, और जिन लोगों में D0 बचता है वो क्या होते हैं, कलरलेस एंड डायामैग्नेटिक। आंसर हो गया कि जो Ti+4 है ये कलरलेस होगा एंड डायामैग्नेटिक होगा। एकदम क्लियर। तो कलरलेस की बात यहीं होती है खत्म। इसके बाद बच्चों अगला जो क्वेश्चन बन सकता है वो बन सकता है इनके मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर। अरे भाई मैग्नेटिक मोमेंट होता है म्यू। बहुत ज्यादा जल्दी तो नहीं हो रहा है ना? अगर आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा जल्दी हो रहा है तो फिर आप 2023 की तैयारी गलत कर रहे हैं। मैं सही बोल रहा हूं। फिर 24 में आपको जाना चाहिए। अरे बोर्ड की चिंता ना करो, वो वैसे ही जर्जर हो चुका है। कोविड में बहुत रगड़ा गया है इसको तबीयत से। हाँ, बहुत इसकी तबीयत से ली गई है बोर्ड की। तो मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, बच्चों मैग्नेटिक मोमेंट म्यू जो है इसका फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू स्क्वायर रूट n ब्रैकेट में n+2। यहां पे जो n है ये होता है बच्चों नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन d ऑर्बिटल्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन d ऑर्बिटल्स, ये होता है मैग्नेटिक मोमेंट। जैसे सपोज करो आपसे कह दिया गया कि बताओ Fe+2 का ही पूछ लें कि Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट कितना होगा। ठीक, तो Fe+2 का मैग्नेटिक मोमेंट पता करना है तो इसके लिए Fe एटॉमिक नंबर 26, जब आप 1s2 2s2 लिखोगे ये आएगा 4s2 3d6। बच्चों जब आप बनाओगे Fe+2 ये बचेगा 4s0 3d6। डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6। अब हमने क्या किया, पहले डी के 5 ऑर्बिटल बना लिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अरे डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, एस में होता है 1 ऑर्बिटल, टी में होते हैं 3 ऑर्बिटल, डी में होते हैं 5 ऑर्बिटल, एफ में होते हैं 7 ऑर्बिटल। इसके बाद अब आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। भैया एक हुंड साहब हुए हैं, हुंड साहब ने रूल दिया था, हुंड साहब ने कहा था कि अगर तुमने ऐसे कर दिया 1 2 3 4 5 6 तो तुम्हें नीट एग्जाम में -1 मिल जाएगा, क्योंकि आप हुंड साहब का कहा नहीं मान रहे हो। हुंड साहब ने कहा था ऐसे मत करना। फिर हुंड साहब ने कहा क्या था, हुंड साहब ने ये कहा था कि पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सबको दे दिया जाता है, और जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हो जाता है उसके बाद इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग करी जाती है। देखो 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो 1 2 3 4 5 सब में एक एक हो गया, उसके बाद 6। जरा नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखो इसमें कितने आ रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 1 2 3 4। अनपेयर्ड का मतलब होता है सिंगल, जो एक लिखा हो। ये देखो 2 लिखे, 2 का मतलब पेयर्ड है, जहां पे एक एक लिखा मतलब अनपेयर्ड है। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना हो गया, 4, n बराबर 4। अब आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, म्यू इक्वल्स स्क्वायर रूट n+2। सॉल्व कर देंगे स्क्वायर रूट n की वैल्यू हो गई 4 और ब्रैकेट में हो गया 4 + 2, 4 2 6, 6 चौको 24, स्क्वायर रूट 24। बस इसी को सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। और आगे इसकी यूनिट लिख दी जाती है BM। BM को कहा जाता है बोहर मैग्नेटन। क्या बोलते हैं, बोहर मैग्नेटन। तो स्क्वायर रूट 24। अब आप में से कई महान लोग ऐसे होंगे जो इतना सिंपल सा स्क्वायर रूट सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
स्क्वायर रूट 24 सॉल्व करने में उनकी हालत हो जाएगी, अरे सर ये कैसे सॉल्व होगा। तो भैया स्क्वायर रूट 24 सॉल्व करने में भी कुछ लोगों की दम फूल जाएगी। ऐसे लोगों के लिए एक और छोटी सी ट्रिक बता रहा हूं। एक तरफ मैंने लिखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक तरफ लिखा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया मैग्नेटिक मोमेंट। मतलब सीधे सीधे आप आंसर याद कर सकते हो। जैसे अभी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 4 आया था, सॉल्व करने पे स्क्वायर रूट 24 आया। बहुतों को स्क्वायर रूट 24 सॉल्व करना ही नहीं आता होगा, तो कैसे डायरेक्ट आंसर बताओगे? भैया डी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन या तो हो सकता है 1 2 3 4 या फिर 5। अरे क्या डी ऑर्बिटल में 5 से ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते। और 5 तक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो जरा देखो मैग्नेटिक मोमेंट, ध्यान से देखना बच्चों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर 1 होगा, मतलब n की वैल्यू अगर 1 रखोगे, तो इस फॉर्मूले में n की जगह 1 रखने पे, सॉल्व करने पे म्यू का आंसर भी 1 पॉइंट में आएगा। जिस ऑप्शन में 1 पॉइंट में लिखा हो टिक कर देना। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 है, मतलब n की जगह 2 रखोगे, तो सॉल्व करने पे म्यू का आंसर भी 2 पॉइंट में आएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 3 है, n की जगह पे 3 रख के सॉल्व करोगे, तो म्यू का आंसर भी 3 पॉइंट में आएगा। अगर n की वैल्यू 4 है, मतलब यहां पे जब 4 रखोगे, 4 फिर यहां 4 + 2 मतलब स्क्वायर रूट 24, इसको जब सॉल्व करोगे तो म्यू का आंसर 4 पॉइंट में ही आएगा। जिस ऑप्शन में 4 पॉइंट में लिखा हो टिक कर देना। अगर n की वैल्यू 5 है, मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 5 है, तो 5 ब्रैकेट में 5 + 2 5 2 7 7 35, स्क्वायर रूट 35 को भी जब सॉल्व करोगे तो 5 है, तो आंसर भी 5 पॉइंट में आएगा। जिस ऑप्शन में ऐसे लिखा उस पर टिक कर देना। अभी भी नहीं कर पाओगे क्या? आसान सा तरीका बताया। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 2 3 4 5, तो आंसर भी 1 2 3 4 5 के पॉइंट में ही बता देना। हो सकता है कुछ लोग सोचें कि सर मान लो एक ऑप्शन में दिया था 1.2, एक में दिया था 1.3, तो पहले तो इस तरह के ऑप्शन होते ही नहीं है। फिर भी तुम्हारे मन की तसल्ली के लिए बताए दे रहा हूं कि अगर और पूरी वैल्यू याद करनी हो तो ऊपर से नीचे याद कर लेना 78899। क्या याद कर लेना? 78899। क्या याद कर लेना? 78899। अरे अब तो आंसर आ जाएगा। 1 2 3 4 5 के ही पॉइंट में बताना है और ऊपर से नीचे 78899। अब कुछ लोगों को इससे भी तसल्ली ना मिल रही हो, और ये नहीं सर और बताओ, तो एक मोबाइल नंबर की तरह इसको याद कर लो। मान लो किसी का मोबाइल नंबर है 78899 33702, 78899 33702। एक दोबारा बोलो, तुरंत आपको याद हो जाएगा। 78899 33702। अब तो ठंड मिली तुमको, नोट कर लो जल्दी से। तो इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब देखो जरा यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आया था? ये क्या आ रहा है यार, मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं, क्या है ये? नहीं ये है क्या? हाँ गया, ठीक गया तो यार। अच्छा यहां आ गया, कोई बात नहीं, इसको बना रहने दो, जो भी है ये। देखो यहाँ पे जब n की वैल्यू 4 आई, स्क्वायर रूट 24 आया, तो 4 पे क्या था? 4.90। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा 4.90 BM, यानी कि बोहर मैग्नेटन। मैग्नेटिक मोमेंट का क्वेश्चन अब गलत नहीं होगा। हाँ अगर मान लो किसी में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर 0 है, तो जब n की जगह पे 0 रखोगे तो मैग्नेटिक मोमेंट का आंसर भी 0 आएगा। ठीक, इसका मतलब अगर n बराबर 0 है, अगर n बराबर 0 है तो म्यू बराबर भी 0 ही होगा। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 तो मैग्नेटिक मोमेंट भी 0। बाकी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के पॉइंट में 78899 33702। जल्दी से अगली बात समझेंगे बच्चों। इसके बाद आपसे पूछ सकते हैं डी ब्लॉक के जो लोग होते हैं इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। तो देखो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये यहां से आ रहा है कुछ, बधाई हो।
फिर ना आ जाए। हाँ जी, अब आते हैं जरा मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर। इन लोगों का देखेंगे जरा मेल्टिंग पॉइंट किस तरह से वेरी करेगा। बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, आयनाइजेशन एनर्जी वगैरह वगैरह जो भी क्वेश्चंस आपसे नीट में पूछे जाएंगे वो केवल जो 3D सीरीज होती है उसमें आपसे पूछे जाएंगे। 3D सीरीज का मतलब जो लोग यहां से यहां तक, यानी कि जो लोग यहां से यहां तक दिए हैं, इन लोगों में पूछे जाएंगे, क्योंकि यही लोग हमारे एनसीईआरटी के सिलेबस में और यही लोग हमारे नीट के सिलेबस में हैं। ठीक, अननेसेसरी पढ़ाई करने की जरूरत नहीं होती है, जो सिलेबस में है वो पढ़ना है। तो हमारे सिलेबस में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की डेंसिटी, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का एटॉमिक साइज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का आयनिक साइज, इन्हीं की आयनाइजेशन एनर्जी, मतलब जो भी क्वेश्चंस हैं वो इनमें पूछे जाएंगे, नीचे वालों में नहीं पूछे जाएंगे। तो अब आते हैं जरा मेल्टिंग पॉइंट। मैंने बोला था कि मेल्टिंग पॉइंट का ट्रेंड किस तरह से होगा। तो मेल्टिंग पॉइंट के लिए हम लोग पहले पीरियड 4 बनाएंगे। पीरियड 4 का मतलब, पीरियड 4 का मतलब ये हम लोग बना रहे हैं 3D सीरीज। अरे पहली वाली को 3D ही तो बोलते हैं भैया। 3D सीरीज में देखो कौन कौन आता है। इसमें आते हैं SC, उसके बाद आता है TI, फिर आता है V, फिर आता है CR, फिर आता है MN, फिर आता है FE, फिर आता है CO, फिर आता है NI, फिर आता है CU और फिर आता है ZN। यही तो आते हैं। जब आप मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हो तो मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस, ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन मैंने बता दिया। जैसे पूछा जाए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट इन पीरियड, तो आप बोलेंगे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो गया। जिस ऑप्शन में लिखा मिले कि पहले इंक्रीज करता है और बाद में डिक्रीज करता है, उसको आंसर बता देना। अब कहां तक इंक्रीज करता है, कहां तक डिक्रीज करता है, कृपया ध्यान दें। MN इसमें एक बहुत बड़ा एक्सेप्शनल केस है। इसके बाद MN तो एक्सेप्शनल केस है, फिर और क्या है, तो इसमें ध्यान दो। पहले ये CR तक तो, यहां तक तो इंक्रीज करता है। क्या मेल्टिंग पॉइंट अभी पढ़ रहे हो? MN एक्सेप्शनल केस है बीच में, और उसके बाद FE से लेके ZN तक आपको बताना है डिक्रीज करता है। इतनी बात पहले लिखो। अभी मैं सिस्टमैटिक ऑर्डर भी बता रहा हूं कि सिस्टमैटिक ऑर्डर क्या होगा। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में मेल्टिंग पॉइंट में बताएंगे फर्स्ट इंक्रीज देन डिक्रीज। MN एक्सेप्शन है तो SC से CR तक इंक्रीज, MN एक्सेप्शन, और उसके बाद आपको बताना है डिक्रीज। अब बच्चों आपको पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर पता करना है, तो सिस्टमैटिक ऑर्डर पता करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से बोर्ड पर देखने की जरूरत है। देखो यहां पर एक आपको प्यारी सी ट्रिक बता रहा हूं जिसकी हेल्प से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। बच्चों पूरा सिस्टमैटिक ऑर्डर पता करना है, मतलब अब यहां से ये पता ही नहीं चल रहा है कि सबसे ज्यादा किसका, उससे कम किसका, उससे कम। अच्छा यहां पे मैंने डिक्रीज बोला था तो यहां पे ऑर्डर इस तरह से आएगा, ऐसे। लेकिन इसको देख के ये पता नहीं चल रहा है कि हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है, लीस्ट किसका है, या अगर एक ये दिया हो, एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, उनमें सबसे ज्यादा कौन, सबसे कम कौन। तो उसके लिए आपको एक सिस्टमैटिक ऑर्डर बता रहा हूं, उसके लिए आपको समझनी है प्यारी सी ट्रिक। ध्यान दीजिए। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बच्चों ट्रिक पे ध्यान देना, क्योंकि जो ट्रिक आपको दुबे सर की क्लास में मिलेगी वो ट्रिक दुबे सर के अलावा किसी की क्लास में आपको मिलेगी नहीं। और किसी की भी क्लास में अगर मिलेगी तो वो तब मिलेगी जब वो ट्रिक दुबे सर ऑलरेडी एक बार बता चुके होंगे। ये भी आप देखना, अगर मैंने 22 मार्च को ये ट्रिक बता दी तो बाकी टीचर्स के वीडियो में देखोगे तो 22 मार्च 2023 के बाद ही वो ट्रिक मिलेगी, उससे पहले नहीं मिलेगी। तो मेरी ट्रिक्स बड़ी यूनिक होती हैं, उन पे थोड़ा सा फोकस करना। सिस्टमैटिक इनको अरेंज करने के लिए जरा गिनते हैं कितने लोग हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 लोगों को 5-5 करके लिख लेंगे। कैसे? ध्यान से देखना बच्चों। 5-5 तो 5 हमने ऐसे लिखे, पहले SC, फिर लिखा TI,
फिर लिखा V, फिर लिखा CR, फिर लिखा MN। देखो 5 हो गए। फिर बचे हुए 5 हमने नीचे लिख लिए। कौन से बचे 5? फिर बचा FE, CO, NI, CU एंड ZN। यहां तक कोई दिक्कत? अरे तरीका समझ में आ गया मैंने क्या लिखा? मैं लिखने का भी टाइम दे दूंगा, अभी मत लिखो, पहले बोर्ड पे देखो। अभी जल्दी जल्दी नहीं कराऊंगा, मैं लिखने का टाइम दे दूंगा, पहले बोर्ड पे देखो। पहले हमने एक सीक्वेंस में 5 ऊपर लिखे। अरे इसी सीक्वेंस में SCTIVCRMN FECUNICUZN। फिर मैंने बोला था इसमें एक्सेप्शन कौन है? एक्सेप्शन है MN। बस आपको इतना याद रखना है कि जो MN है, MN की पोजीशन को उठा के यहां NI के बाद लाना था, और उसके बाद ट्रिक ये है एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट कर देना और एंटी क्लॉकवाइज पूरा डिक्रीज करते जाना, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस। जरा देखो इसका मतलब, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से कर देना, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस, बस पूरा ऑर्डर आ गया। बहुत आसान। देखो जरा पूरा ऑर्डर कैसे आया, बोर्ड पे देखते रहना बच्चों। इसका मतलब यहां से शुरू करना, और डिक्रीजेस का मतलब ये तो यहां आ गया। सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट क्रोमियम, कम करते जाओ, क्रोमियम से कम, वेनेडियम से कम, TI उससे कम, SC उससे कम, FE उससे कम, CO उससे कम, NI, अब जरा ध्यान दो, NI से कम, MN जो एक्सेप्शन बताया था, MN से कम CU, और उससे भी कम ZN। मेल्टिंग पॉइंट का पूरा ऑर्डर आपके सामने। तरीका समझ में आया कैसे किया? टोटल 10 थे, 5 लिखे, और 5 लिखने के बाद फिर हमने क्या किया? जो MN है उसको ले आया यहां NI के बाद। अब कुछ लोग इतनी मोटी बुद्धि होते हैं कि टीचर ने इतनी प्यारी सी ट्रिक बताई, उसके बावजूद भी भूल जाएंगे एक्सेप्शन कौन था। अरे भैया, भूलने की अगर तुम्हें बीमारी है तो मेल्टिंग पॉइंट की स्पेलिंग हम पढ़ रहे हैं। मेल्टिंग पॉइंट की स्पेलिंग M से शुरू होती है। जो एलिमेंट M से है वही इसमें एक्सेप्शन है। क्या अभी भी भूल जाओगे? अगर अभी भी भूल जाओगे तो तुम अपने आप को ठस बुद्धि घोषित करो, एक तख्ती लटका के घूमो और उसमें लिखाओ हां मैं ठस बुद्धि हूं, वो पहन के पूरे शहर में घूमो, अगर अभी भी तुम भूल जाते हो तो। क्योंकि इससे ज्यादा आसान नहीं पढ़ाया जा सकता भैया। ट्रिक बता दी पूरा ऑर्डर, अब तुम एक्सेप्शन भूल जाओगे तो एक्सेप्शन की ट्रिक बता दी, और क्या करूं, प्राण दे दूं अपने? हाँ, तो पूरी बात समझ में आ गई आपको। मेल्टिंग पॉइंट की स्पेलिंग किससे शुरू होती है? M से। और मेल्टिंग पॉइंट की स्पेलिंग M से शुरू हुई तो मेल्टिंग पॉइंट में याद रखना, अरे M से केवल देखो SCTIVCRMN FECUNICUZN, M से केवल यही तो है। और इसको भी लाना कहां पे था? MN, इसमें आया N, तो जो N वाला NI है बस उसके बाद ले आना था। MN में ही वो भी ट्रिक छुपी हुई थी। तो मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन कौन था? M वाला, और इसको लाना किसके बाद था? N, मतलब NI के बाद लाना था। पूरा आपको याद हो गया होगा। इसके बाद बच्चों, अगर ग्रुप में ऊपर से नीचे पूछा जाए तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीजेस बता देना। क्या बताओगे? इंक्रीजेस। तो ये तो पीरियड 4 यानी कि 3D सीरीज का पूरा हो गया। और उसके बाद अगर ग्रुप वाइज क्वेश्चन पूछा जाए तो किसी भी ग्रुप में, D ब्लॉक की बात हो रही है, ग्रुप में टॉप टू बॉटम जब आप जाओगे यानी कि ऊपर से नीचे जाओगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज करते हुए बता देना। इंक्रीज का मतलब ये हुआ कि अगर मैं पीछे वाले पेज पे आ जाऊं, इंक्रीज का मतलब SC से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट Y, उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट LA। ये नीचे वाली लाइन वाले कभी भी लिखे मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो रेडियो एक्टिव नेचर के हैं। ओके, जैसे TI से ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट ZR, उससे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट HF। मेल्टिंग पॉइंट क्लियर हो गया। मेल्टिंग पॉइंट के बाद बच्चों इन लोगों के बॉइलिंग पॉइंट, ये मैग्नेटिक मोमेंट पहले हो चुका है, इन लोगों के बॉइलिंग पॉइंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जल्दी से अगला हेडिंग लिख लेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट में भी वही बात आपको याद रखनी है, थ्योरेटिकली याद रखना है। बॉइलिंग पॉइंट फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस।
ये थियोरेटिकल क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, और ऑप्शन में लिखा मिले कि डी ब्लॉक में पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। ये पीरियड की बात हो रही, इन पीरियड, ग्रुप में नहीं। ग्रुप में तो ऊपर से नीचे जाने पर आपको बताना है इंक्रीजेस, ठीक। ये पीरियड की बात हो रही। और बच्चों हमारे सिलेबस में कौन सा पीरियड है? हमारे सिलेबस में है पीरियड 4, और पीरियड 4 का मतलब हमारे सिलेबस में है 3D सीरीज। और 3D सीरीज में कौन कौन आता है अभी हम लोग लिख चुके हैं ऑलरेडी। इसमें आते हैं SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU एंड ZN। यही लोग तो हैं। फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, लेकिन बच्चों बॉइलिंग पॉइंट इतना ऊट पटांग है कि आप इसमें इंक्रीज डिक्रीज बना ही नहीं पाओगे। उसके लिए मैं आपको बता रहा हूं ट्रिक ये है कि 5 लोग अलग कर लेना, 5 लोग अलग कर लेना, जो ट्रिक पहले करी थी। टोटल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इन 10 में से पहले 5 लिख लेंगे। जरा देखो 5 कौन से हैं, एक तरफ से लिखेंगे। और जब एक तरफ से 5 लिखोगे तो पहले लिखेंगे SC, TI, V, CR, MN, 5 लिख लिए। उसके बाद बचे हुए 5 इसके नीचे लिख लेंगे। कौन से 5 बचे? FE, CO, NI, CU एंड ZN। यहां तक तो कोई दिक्कत है नहीं। अब जरा बॉइलिंग पॉइंट में ट्रिक समझो बच्चों। बॉइलिंग पॉइंट में ट्रिक ये है कि जो मेल्टिंग में एक्सेप्शन था वो एक्सेप्शन यहां पर भी है। मेल्टिंग में एक्सेप्शन था M वाला कौन था? MN। तो वो एक्सेप्शन यहां पे भी है। और कौन सा एक्सेप्शन है? तो आपको याद रखना है पहली वाली लाइन। और पहली वाली लाइन में आप ऐसे याद रखो, ये है बॉइलिंग पॉइंट। हो सकता है आप में से कुछ बच्चे नीट की तैयारी के साथ साथ BSc भी कर रहे हो। क्या कर रहे हो? BSc। और अगर BSc कर रहे हो तो जरा देखो B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन S से SC और C से पहली वाली लाइन में। पहली वाली लाइन में S से जो भी आता हो, तो पहली वाली लाइन में S से कौन आता है? SC। और पहली वाली लाइन में C से जो भी आता हो, C से क्या आता है? CR। तो आपको 2 लोग और एक्सेप्शन ध्यान रखने, एक SC और दूसरा CR। पहले एक्सेप्शन याद हुआ, MN तो था ही था, जो मेल्टिंग पॉइंट में था M वाला, तो वो एक्सेप्शन था ही था। उसके अलावा आप में से कुछ बच्चे, मैंने कहा BSc कर रहे हो, तो B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में केवल पहली वाली लाइन में बताना है, दूसरी वाली लाइन में नहीं। तो पहली वाली लाइन में आपको याद रखना BSc, B का मतलब बॉइलिंग पॉइंट में एक्सेप्शन, S से याद रखना पहली लाइन में S वाला SC, और C से याद रखना पहली वाली लाइन में C से CR। अब जरा देखो इनकी पोजीशन को कहां पे लाना है बच्चों, ध्यान से देखना। इनकी पोजीशन को ऐसे लाना है कि यहां से शुरू करके बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, इनको नीचे वाली लाइन में जो लिखा उसके बॉइलिंग पॉइंट B, बिफोर, बिफोर, बिफोर लाना है। कैसे बिफोर? इसके नीचे जो ZN था उसके बिफोर ये, इसके नीचे जो CU था उसके बिफोर ये। कितना समझ में आया? बस। अब जो SC बचा, सीक्वेंस यहीं से रखेंगे ऐसे, तो अब जो SC है वो उसी सीक्वेंस में इसके बिफोर ले आएंगे। इसको लाए इसके पहले, इसको लाए इसके पहले, और ये जो एक्सेप्शन था उसको ले आए इसके पहले। इतना करने के बाद वही तरीका लगाना है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए लिख देंगे बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीजेस। आंसर बिल्कुल सही आ जाएगा। देखो कैसे बच्चों, ध्यान दो। अब हमें बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर इन लोगों में लिखना है। तो बॉइलिंग पॉइंट देखो, इसकी पोजीशन बदल चुकी है। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा किसका आया? V से कम TI, TI से कम, अब SC नहीं, ये तो यहां आ गया V TI। अब कौन आया? FE, उससे कम CO, CO से कम, देखो यहां पे SC आ गया, CO से कम SC, उससे कम NI, NI से कम, अब देखो यहां पे आ गया ये CR, CR, इससे कम CU, उससे कम, अब यहां पे आ गया MN, ठीक, और सबसे कम
Zn। इसका मतलब अगर पूछा जाए कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, आंसर होगा वेनेडियम। और अगर पूछा जाए सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, तो आंसर होगा Zn। क्लियर हो गया? तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में बॉइलिंग पॉइंट का सीक्वेंस ऐसे आया। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करेंगे तो मैंने मेल्टिंग पॉइंट, ये पेज चेंज कर दिया है, यहां पे देखो ये पेज चेंज हो गया है, वो वाला पेज नहीं है, मैं बैक आ गया हूं। मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछा जाए 3D सीरीज में हाईएस्ट किसका है, क्रोमियम का। मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है क्रोमियम का, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट, पेज मैंने चेंज कर दिया, बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट है वेनेडियम का। अगर सबसे कम पूछा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट भी सबसे कम है जिंक का, बॉइलिंग पॉइंट भी सबसे कम है जिंक का। क्लियर हो गया? तो बच्चों ये बन गया हमारा बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अब मैं एक काम कर रहा हूं, जरा इसी पेज पे इस बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर को साफ सुथरा थोड़ा ऊपर लिखे दे रहा हूं, ताकि आपको कुछ और बातें भी समझा सकूं। ये तो ट्रिक थी, अब ट्रिक भी हटा देता हूं क्योंकि आप सीख चुके हो। जरा BSc भी हटा देता हूं। देखो ये जो ऑर्डर आया था, मैं इसी को साफ सुथरा लिख रहा हूं। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आया था V, उससे कम आया था Ti, उससे कम आया था Fe, उससे कम आया था CO, उससे कम आया था SC, ये एक्सेप्शन था, उससे कम आया था Ni, उससे कम आया था Cr, ये एक्सेप्शन था, उससे कम आया Cu, उससे कम आया Mn, ये एक्सेप्शन था, और उससे कम आया Zn। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर। अरे यही तो हुआ। अब इस बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर से ही एक बात और ध्यान रखना, कुछ और प्रॉपर्टीज हैं जिनमें आंसर बिल्कुल यही आता है जो कि बॉइलिंग पॉइंट में आता है। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। अगर बच्चों डी ब्लॉक में फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में हीट ऑफ एटमाइजेशन पूछ लिया जाए, हीट ऑफ एटमाइजेशन, जितनी एनर्जी देने से कोई भी जो एटम्स हैं जहां पे एक साथ, वो सब टूट टूट के एक एक एटम अलग हो जाता है, उसको बोलते हैं हीट ऑफ एटमाइजेशन। मान लो हीट ऑफ एटमाइजेशन, बच्चों जरूरी नहीं हीट लिखा हो, हीट की जगह पर एंथैल्पी भी लिखा मिल सकता है कि एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का ऑर्डर पूछा जाए तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर है यही हीट ऑफ एटमाइजेशन या एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का आंसर बता देना। तो जो बॉइलिंग पॉइंट का आंसर वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का आंसर। अरे ये समझ में आ गया? अगर मान लो बच्चों 3D सीरीज के लोग दिए हैं और इनमें पूछा जाए मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, मतलब किसमें मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है, किसमें सबसे कम है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर आपने लिखा है यही मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर बता देना। क्योंकि जब आप मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ एनसीईआरटी से पढ़ोगे तो यही सीक्वेंस आता है जो सीक्वेंस बॉइलिंग पॉइंट में होता है। अरे समझ पाए बच्चों? अगर पूछा जाए यहां पर बाइंडिंग एनर्जी, मान लो क्वेश्चन में पूछा गया बाइंडिंग एनर्जी, वो एनर्जी जो एटम्स को बांधे रखती है, बाइंडिंग एनर्जी, तो जो ऑर्डर आपने बॉइलिंग पॉइंट का लिखा है यही ऑर्डर बाइंडिंग एनर्जी का भी ऑर्डर बता देना, यही हो जाएगा आपका आंसर। बात समझ पा रहे हो? और बॉइलिंग पॉइंट कैसे आया था इसकी तो ट्रिक मैं आपको बता ही चुका हूं। तो बॉइलिंग पॉइंट वाली ट्रिक से हमने पूरा ऑर्डर लिख लिया और जो आंसर बॉइलिंग पॉइंट का आया वही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन का, वही मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ का, वही बाइंडिंग एनर्जी का। मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ को ही घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से लिख दिया जाता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो चाहे जैसे लिखा हो मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ या लिखा हो मेटल मेटल बॉन्ड एनर्जी, वो एक ही बात है। जो बाइंडिंग एनर्जी होती है वही मेटल मेटल बॉन्ड एनर्जी होती है, या हम इसी को बोल सकते हैं मेटल मेटल, मेटल मेटल का मतलब दो मेटल के बीच में मेटल मेटल बॉन्ड एनर्जी। तो ये भी अगर लिखा मिले तो आपको यही आंसर बताना है जो कि
बॉइलिंग पॉइंट का आंसर है। यहां तक एकदम क्लियर है सबको? बच्चों मेल्टिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट हो गया। इसके बाद जो अगला क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में, वो पूछ सकते हैं डेंसिटी के ऊपर। के ऊपर डेंसिटी। जल्दी से जरा डेंसिटी भी समझो, डेंसिटी का ऑर्डर कैसे आएगा। तो आपके जो सिलेबस में है वही। अच्छा एक मिनट, एक बात ध्यान रखना, ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे डी ब्लॉक में मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता है। तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर तो इंक्रीज बताना। बच्चों एक चीज जल्दी जल्दी में छूट गई यहां पे, देखो जरा, यहीं पर एक बात ध्यान रखना। ये तो हो गया एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, मेटल मेटल बॉन्ड स्ट्रेंथ, बाइंडिंग एनर्जी, मेटल मेटल बॉन्ड एनर्जी। अगर वोलेटिलिटी पूछी जाए, ध्यान दो जल्दी से, वोलेटिलिटी तो मैंने एक रिवीजन क्लास ली थी, उसमें ये समझाया था वोलेटिलिटी हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो होती है बॉइलिंग पॉइंट के, यानी कि जो भी बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर होता है हमेशा उसका उल्टा कर दिया जाता है। ठीक, ये बातें लिख चुके हो तो जरा मैं इनको साफ कर रहा हूं ताकि मैं वोलेटिलिटी का ऑर्डर थोड़ा आपको समझा सकूं। बच्चों अब यहीं पर अगर वोलेटिलिटी आपको इनकी पता करनी होगी तो एकदम उल्टा बताना होगा। वोलेटिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब V से ज्यादा, देखो मैंने सिंबल चेंज कर दिया, यहां डिक्रीज कर रहा था मैं, यहां पे इंक्रीज कर दिया है। V से ज्यादा वोलेटाइल होगा TI, उससे ज्यादा Fe, उससे ज्यादा CO, उससे ज्यादा SC, उससे ज्यादा NI, उससे ज्यादा CR, उससे ज्यादा CU, उससे ज्यादा Mn और उससे ज्यादा Zn। तो यहां पे जो Zn है ये बताएंगे मोस्ट वोलेटाइल। क्लियर हो गया? तो वोलेटिलिटी इस तरह से इनकी इंक्रीज करते हुए बताएंगे। ठीक बच्चों, वोलेटिलिटी की बात आपको समझ में आई। इसके बाद अगला पॉइंट था डेंसिटी। डेंसिटी के लिए भी हमें पहले 3D सीरीज बनानी पड़ेगी, यानी कि हमें पीरियड 4 बनाना पड़ेगा। पीरियड 4 का मतलब 3D सीरीज बनानी पड़ेगी, क्योंकि यही है हमारे सिलेबस में। कौन कौन आता है? SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, NI, CU एंड ZN। जब इन लोगों में आप लेफ्ट टू राइट जाओगे, इधर मैंने लिख दिया लेफ्ट से और इधर मैंने लिख दिया राइट। जब लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आपको ध्यान रखना है डेंसिटी इंक्रीजेज, यानी कि बढ़ती चली जाती है। लेकिन बच्चों इसमें आपको केवल एक एक्सेप्शन ध्यान रखना है, केवल एक, और वो एक्सेप्शन ये है जो जिंक है इसकी पोजीशन बताना V एंड CR के बीच में। बस डेंसिटी का पूरा ऑर्डर आपको पता चल गया। लेफ्ट टू राइट जाने में डेंसिटी इंक्रीजेस, केवल जिंक की पोजीशन ले आना V एंड CR के बीच में। इसको ट्रिकी वे में ऐसे याद कर लेना कि डेंसिटी में जिंक को हमने वीकर के अंदर डाल दिया। अरे केमिस्ट्री के लैब में वीकर होता है जिसमें एक्सपेरिमेंट करते हो, तो डेंसिटी में हमने जिंक को वीकर के अंदर डाल दिया। V हो गया ये V और ये हो गया कर, मतलब वीकर के अंदर डाल दिया। किसको? जिंक को। थोड़ा याद रहेगा ऐसे। तो देखो डेंसिटी का बच्चों ऑर्डर कैसे आया। डेंसिटी का ऑर्डर ऐसे आया, डेंसिटी पूरा ऑर्डर इस तरह से बनेगा। SC से ज्यादा डेंसिटी TI, उससे ज्यादा V, उससे ज्यादा Zn। ये देखो ये यहां पे आ गया। ठीक, उससे ज्यादा CR, उससे ज्यादा MN, उससे ज्यादा FE, उससे ज्यादा CO, उससे ज्यादा NI, उससे ज्यादा CU। इसका मतलब अगर आपसे जो 4D सीरीज, सॉरी पीरियड 4 में जो 3D सीरीज है आज जिसको बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, इसमें पूछा जाए सबसे कम डेंसिटी किसकी होती है, आंसर बताएंगे SC। और पूछा जाए सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी होती है, तो आंसर होगा कॉपर। पूरे डी ब्लॉक में नहीं बता रहा हूं, ये मैं बता रहा हूं पीरियड 4 में। पीरियड 4 में सबसे कम डेंसिटी SC की, सबसे ज्यादा डेंसिटी कॉपर की।
इसके बाद बच्चों ये तो हो गया पीरियड 4 में, लेकिन अगर ग्रुप वाइज देखा जाए तो जब हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाएंगे किसी भी ग्रुप में, तो टॉप टू बॉटम जाने पे आप बता देना डेंसिटी इंक्रीजेस, मतलब ग्रुप में भी ऊपर से नीचे जाने में बताना इंक्रीजेस। डेंसिटी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। एक तो 3D सीरीज में पूछी जाती है या फिर ग्रुप वाइज पूछेंगे तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पे आपको क्या बोलना है, डेंसिटी इंक्रीजेस। यहां तक क्लियर हो गया। अब बच्चों यहीं पे एक क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं कि सबसे ज्यादा डेंसिटी किसकी एंड सबसे कम डेंसिटी किसकी। तो मैं ये बात जरा यहीं इसी पेज पे लिखे दे रहा हूं। देखो अगर क्वेश्चन पूछा जाए हाईएस्ट डेंसिटी इन डी ब्लॉक, तो आपको आंसर बताना है आईआर, इरिडियम। अगर मान लो किसी भी ऑप्शन में इरिडियम ना लिखा मिले तो इरिडियम के ही लगभग बराबर होती है ओस्मियम की, लेकिन ओस्मियम के कंपैरिजन में इरिडियम की जरा एकदम पॉइंट में थोड़ी सी ज्यादा होती है, तो इस वजह से हाईएस्ट होती है आईआर की। कभी कभी आईआर नहीं देते, ओएस दे देते हैं, तो आप बता देंगे ओएस की, क्योंकि आईआर एंड ओएस की लगभग होती है बराबर। अगर मान लो ये दोनों दिए हो तो बताएंगे आईआर की होती है, इरिडियम की होती है हाईएस्ट डेंसिटी। क्लियर। अगर मान लो आपसे पूछा जाए लीस्ट डेंसिटी, लीस्ट माने सबसे कम, लीस्ट डेंसिटी इन डी ब्लॉक, तो आंसर बताएंगे स्कैंडियम यानी कि एससी। क्लियर हो गया। डेंसिटी से रिलेटेड क्वेश्चन होता बच्चों खत्म। डेंसिटी के बाद मेल्टिंग पॉइंट हो गया था, बॉइलिंग पॉइंट हो गया था, डेंसिटी हो गया था। एटॉमिक साइज की बात करेंगे जरा, तो अब आते हैं जरा एटॉमिक साइज, या इसी को हम बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई, एटॉमिक साइज, और इसी को बोलते हैं एटॉमिक रेडियाई। तो जब हम एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई की बात करेंगे तो पहले तो हमें पीरियड 4 देखना है बच्चों। पीरियड 4 जिसको कि बोला जाता है 3D सीरीज, या इसी को बोला जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। जल्दी से देखो इसमें कौन कौन आता है। इसमें आते हैं SC, TI, V, CR, MN, FE, CO, अरे भाई मिस हो जाता है बीच बीच में, FE, इसके बाद CO, NI, CU एंड ZN। बच्चों एटॉमिक साइज में थोड़ा ध्यान रखना, एटॉमिक साइज यहां तक CR तक तो करता है डिक्रीज, लेकिन CR से लेकर CU तक होता है लगभग बराबर, और जो ZN है ये होता है एक्सेप्शन। इसकी पोजीशन को यहां पर बताना V के पहले, यानी कि एटॉमिक साइज या एटॉमिक रेडियाई हम जिसको बोलते हैं, एटॉमिक साइज का जो बिल्कुल सही आंसर आएगा वो आएगा इस तरह से। सबसे ज्यादा साइज आएगा SC का, SC से कम TI का, TI से कम ZN, ZN से कम V, उससे कम CR, लेकिन इसके बराबर MN, इसके बराबर FE, इसके बराबर CO, इसके बराबर NI और इसके बराबर CU। इस तरह से आपको 3D सीरीज में बताना है। एटॉमिक साइज है, इसी को बोला जाता है एटॉमिक रेडियाई। बच्चों कुछ क्वेश्चंस बनेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बनेंगे। थ्योरेटिकल क्वेश्चंस में पहला क्वेश्चन बनेगा जिंक का एटॉमिक साइज एक्सेप्शनली हाई क्यों होता है। क्लास मुझे अब छोड़नी भी है क्योंकि दूसरी क्लास शुरू होनी है, तो ध्यान से सुन लो, अभी लिखवा नहीं रहा हूं, आप लोग सुन लो, बाद में वीडियो में देख के नोट कर लेना। जिंक का एटॉमिक साइज एक्सेप्शनल केस क्यों है, जिस ऑप्शन में लिखा मिले, क्योंकि जिंक के जो 3D इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। ये बात आपको थोड़ी सी याद रखनी। अब इस पॉइंट में अंदर घुसना नहीं है कि क्यों ज्यादा होता है क्यों कम होता है। अगर इस पॉइंट में अंदर घुसना है तो उसके लिए फिर जुलाई से आप फिर से तैयारी करो नीट 2024 के लिए, क्योंकि अब जब 20-25 दिन तैयारी के बचे हैं तब अंदर घुसने का टाइम नहीं है। अभी बस इतना टाइम है कि 4 ऑप्शन में लिखा देखना, टिक करना। तो जिंक एक्सेप्शन क्यों है, जिस ऑप्शन में लिखा मिले, क्योंकि जिंक में जो 3D वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। ओके, अगला बच्चों क्वेश्चन पूछ सकते हैं इस तरह से,
ध्यान से सुनना, अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि Cr से लेकर Cu तक एटॉमिक साइज लगभग बराबर क्यों होता है? तो आप बोलेंगे कि इन लोगों में जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, मैंने शॉर्ट में लिख दिया है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इन लोगों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, जिसको भी शील्डिंग इफेक्ट बोलते हैं, वो एक दूसरे के लगभग बराबर हो जाते हैं। इस वजह से इन लोगों में साइज एक दूसरे के लगभग इक्वल हो जाता है। इतनी बात आपको ध्यान रखनी थी। क्या बोला मैंने? Cr से लेकर Cu तक साइज क्यों इक्वल है? क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट इन लोगों में लगभग एक दूसरे के बराबर बराबर हो जाते हैं। जिंक में एक्सेप्शन क्यों था? क्योंकि उसमें 3D वाले इलेक्ट्रॉन में इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बहुत ज्यादा हो जाता है। एक और बच्चों यहां पे थर्ड क्वेश्चन बन सकता है, वो ये कि Sc से लेकर Cr तक जो साइज है वो डिक्रीज क्यों करता है? तो यहां पर आप बताएंगे कि जो साइज होता है वो होता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और Sc से Cr तक जाने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता जाता है, इसलिए साइज घटता जाता है। अरे तीनों थर्ड क्वेश्चन समझ में आए? पहला क्वेश्चन, जिंक एक्सेप्शन क्यों है? क्योंकि 3D वाले इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन बहुत ज्यादा है। दूसरा एक्सेप्शन, Cr से Cu तक साइज लगभग इक्वल क्यों है? जिस ऑप्शन में लिखा मिले, क्योंकि इन लोगों में इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एंड स्क्रीनिंग इफेक्ट लगभग एक दूसरे के बराबर होते हैं। तीसरा क्वेश्चन, Sc से लेकर Cr तक साइज डिक्रीज क्यों करता है? आप बोलेंगे क्योंकि Sc से लेकर Cr तक इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, और जैसे जैसे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज छोटा होता चला जाता है। बात समझ में आई? इसके बाद जब ग्रुप की बात करोगे डी ब्लॉक में, तो ग्रुप में ऊपर से नीचे जाने पर साइज इंक्रीज करता जाता है, लेकिन ग्रुप में कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। एक्सेप्शन के लिए इससे ठीक पीछे वाली मेरी जो क्लास है जिसपे थंबनेल लगा होगा, सुपर फास्ट रिवीजन फॉर नीट 2023 डे 5 वाला वीडियो आप देखिए। उसमें डी ब्लॉक में ZRHF का साइज इक्वल क्यों है ड्यू टू लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन, अरे ये सब पढ़ा चुका हूं यार, तो उसके लिए डे 5 वाला वीडियो आप देखना। उसमें साइज पूरा ग्रुप में ऊपर से नीचे क्या क्या एक्सेप्शंस हैं, लेंथ इन आइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है, वो सब मैं आपको बता चुका हूं। तो इस तरह से बच्चों एटॉमिक साइज की बात भी होती है। खत्म। अगला पॉइंट आपको एक ध्यान रखना है, इन लोगों के लैटिस स्ट्रक्चर कैसे होते हैं। एक आपके एनसीईआरटी में चार्ट बना होगा, और एनसीईआरटी में जो चार्ट बना है उसमें इन लोगों के लैटिस स्ट्रक्चर लिखे हुए हैं। लैटिस स्ट्रक्चर का मतलब इस तरह से लिखा होगा HCP, CCP, BCC। अरे एनसीईआरटी में चार्ट बना है, सॉलिड स्टेट में आप लोग ये सब पढ़ते हो, लेकिन डी ब्लॉक में याद रखना है कि किसमें कैसा होता है। तो इसके लिए बस बच्चों 1 मिनट हटो भाई। हट जाओ, जल्दी हटो, वो बने रहने दो। एक ये पीडी में थोड़ी सी दिक्कत आई है, तो ये हो गया पीडी, ठीक। बाकी जो जैसे लिखे रहे। देखो बच्चों, आपको इनमें पता करने हैं इनके क्या लैटिस स्ट्रक्चर। तो मैं ऊपर हेडिंग लिखे दे रहा हूं लैटिस स्ट्रक्चर। ये आपकी एनसीईआरटी में एक चार्ट बना हुआ है। लैटिस स्ट्रक्चर के लिए एक छोटी सी ट्रिक है, और वो ट्रिक अभी लेटेस्ट एक गाना 2-3 महीने पहले पठान मूवी का बड़ा हिट हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोगों ने बड़ा बवाल भी किया था। और पता नहीं क्यों बवाल किया था। मुझे तो कभी कभी लगता है मूवी वाले खुद बवाल करवाते हैं पैसा देके, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी मूवी के बारे में और गाने के बारे में पता चले और मूवी हिट हो जाए। गाना कुछ इस तरह से था, दीपिका पादुकोण का गाना था, बड़ा हॉट सा। कई लोग तो एकदम ऐसे टकटकी लगाए दीपिका को ही देखते रहते थे, है ना। तो बड़ा हॉट सा गाना था कि बेशरम रंग ही कहां देखा दुनिया वालों ने,
ये भी गाना आया था ना, अरे सुना होगा यार सबने, है ना, बेशरम रंग ही कहां देखा दुनिया वालों। उस पे कुछ तथा कथित संगठन थे, उनको एक पोस्ट पे बड़ी आपत्ति थी कि शाहरुख खान खड़े हैं और दीपिका अपना पैर ऐसे करके उसको पकड़े हुए है। उसी पोस्ट पे लोगों ने बड़ा बवाल काट दिया। ये होता है, मुझे लगता है, एक छोटी सोच, सही बता रहा हूं, एक छोटी सोच। गंदगी किसी के शरीर में या वल्गैरिटी किसी के शरीर में या वल्गैरिटी किसी के कपड़ों में नहीं होती है, वल्गैरिटी आपके मन में होती है। घर में आपकी बहन अगर हाफ पैंट पहन के घूमती है, आपके मन में कभी कोई गंदा विचार नहीं आता। फिर सड़क पे अगर कोई लड़की हाफ पैंट पहने जा रही हो, फिर आप लोग क्यों कहते हो अभी अभी देख देख उसको देख। इसका मतलब अगर कपड़ों में गंदगी होती तो बहन के लिए भी गंदा विचार आना चाहिए था, बहन के लिए नहीं आया, दूसरे के लिए आया। इसका मतलब है कपड़ों में गंदगी नहीं है, गंदगी हमारे दिमाग में है। और इस दिमाग को अगर आपने शुद्ध कर लिया तो सारी दुनिया आपको अच्छी लगेगी। तो बेशरम रंग ही कहां देखा दुनिया वालों ने। तो इस बात को ऐसे समझ लो जैसे मान लो दीपिका पादुकोण यही कह रही है कि हमारा, मैं यहां पे एक ट्रिक लिख रहा हूं, हमारा बेशर्म है कलर। अरे रंग क्या होता है, कलर होता है ना। हमारा बेशर्म है कलर। अभी हमारा बेशर्म है कलर, इसका जल्दी से मीनिंग समझो। इसको पढ़ने के बाद अपनी एनसीईआरटी अगर लाए हो खोल के देख लेना, नहीं घर में जाके देखना जरूर, आपको समझ में आएगा यार दुबे सर को मान गए, जो चीज हम कभी नहीं रट सकते थे 1 मिनट में उन्होंने रटवा दी। देखो बच्चों, हमारा बेशर्म है कलर, हमारा से याद कर लेना, हमारा एच से नाम होता है HCP, बेशर्म बी से नाम होता है BCC। अरे ये सॉलिड स्टेट में पढ़े हैं आपने भैया, है फिर आया है से वही HCP। अरे है H बनेगा तो ये भी हो गया क्या HCP, और कलर C से शुरू होगा, ये हो जाएगा CCP। पहले ये हमने लिख लिए, ठीक। अब जरा सुनो आगे की बात बच्चों ये है कि आपको बस 2-2 के पेयर बनाने हैं। देखो 2-2 के पेयर कैसे बनाने हैं। जो HCP है ये बता देना ग्रुप 3,4, जो ये हैं ये बता देना ग्रुप 5,6, जो ये हैं ये बता देना ग्रुप 7,8। अरे 3 से ही तो शुरू हुआ, तो 3-4 वाले ग्रुप में HCP होता है, 3-4 के बाद 5-6 वाले में BCC लैटिस स्ट्रक्चर होता है, 6 के बाद 7-8 वालों में HCP होता है, और उसके बाद 7-8, और फिर यहां पे कर देंगे 9, 10 एंड 11, और उसके बाद 12 ग्रुप जो है उसको छोड़ देंगे, उसमें इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं पाए जाते हैं। मतलब जिंक, कैडमियम, मरकरी में इस तरह से नहीं होते, केवल 3 से लेकर 11 तक होते हैं। इन लोगों में ऐसा कुछ भी नहीं बताना है। नहीं समझ में आया? इसका मतलब SCYLAS, देखो नीचे वाली लाइन कभी नहीं लिखी मिलेगी क्योंकि वो रेडियो एक्टिव नेचर के हैं, तो मैं नीचे वाली लाइन नहीं बोलूंगा। SCYLATIZRHF ये लोग होते हैं HCP, 5-6 वाले होते हैं BCC, मतलब VNBTACRMOW ये होते हैं BCC। अभी भी नहीं समझ में आया? 7-8 वाले होते हैं SCP, 7-8 मतलब ये और ये, MNTCREFERUOS ये होते हैं SCP, और 9-10-11 का मतलब CORHIR NIPDPT COAGAU ये होते हैं CCP। जो ग्रुप 12 है उसमें आपको इस तरह से नहीं बताना है। तो अब सबके लैटिस स्ट्रक्चर याद रहेंगे आपको, ठीक। तो बच्चों में जरा यहां पे भी एकदम क्लियर कर दे रहा हूं ताकि कोई कंफ्यूजन आपको ना हो। 3-4 इन 2 में मैंने बोला HCP, 5-6 इनमें मैंने बोला BCC, फिर इसके बाद जो 2 लोग हैं इनमें मैंने बोला फिर से HCP, फिर इसके बाद जो 3 ग्रुप हैं उनमें मैंने बोला CCP। और इस तरह से हमारा बेशर्म है कलर
आपने याद कर लिया। तो मुझे लगता है आज की क्लास में डी ब्लॉक एफ ब्लॉक में जितना भी मैंने पढ़ाया है ये सारी की सारी बातें आपको क्लास में ही याद हो गई होंगी बहुत अच्छे से। ठीक, डी ब्लॉक एफ ब्लॉक बड़ा चैप्टर है, एक दिन में रिवीजन नहीं हो सकता, अभी एक दो क्लास इसकी और लेनी पड़ेगी। ठीक, लेकिन आज जितना बताया जनरल प्रॉपर्टीज तो लगभग सब हो ही गई हैं। ठीक, केवल थोड़ी बहुत केमिकल प्रॉपर्टीज बची हैं, बाकी एफ ब्लॉक के बारे में कुछ बातें बची हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर करवाऊंगा। यहां पे जल्दी जल्दी जो बातें हुई हैं उनमें से जो बातें आपको नोट करनी हो घर पे जाके ये वाला वीडियो YouTube पे अपलोड होगा, तो आप YouTube से एक बार इस वीडियो को फिर से देख के और इसको नोट कर लेना। जो बच्चे मुझे YouTube पे वीडियो में देख रहे हैं, तो बच्चों मेरा नाम है आशुतोष दुबे, केमिस्ट्री पढ़ाता हूं और बहुत अच्छी केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। आप लोग अगर मुझसे पढ़ना चाहते हैं नीट 2023 के लिए तो 5 बजे कोचिंग में आके रिवीजन क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर नहीं आ सकते हैं तो मेरे वीडियोस देखते रहिए। ये मेरा वीडियो नंबर 6 है रिवीजन का, डे 5 तक का हो चुका है और आज ये डे 6 का रिवीजन, मेरा केमिस्ट्री का रिवीजन डे 6 का है। ठीक, जिन लोगों को डिटेल में पढ़ना है वो रेगुलर बैच में आके 2024 के लिए कोचिंग में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक बच्चों, ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय एंड लव यू बच्चों, बाय बाय। एक बार उसकी साउंड वगैरह दिखा दो बेटा। उसकी जरा साउंड एक बार चेक करवा दो।